अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सादिया हुसैन वहनीवार और आज का टॉपिक है ज़ुकात। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने ज़ुकात में कौन-कौन से पॉइंट हैं उनको हमने कवर करना है। उसके लिए सबसे पहले उसकी मीनिंग ऑफ ज़ुकात होगा, कंडीशन फॉर ज़ुकात, ऑर्डर फॉर ज़ुकात, निसाब एंड द रेट ऑफ ज़कात कि ज़कात का निसाब क्या है, उसका रेट क्या है, मुसाफ़े ज़कात इससे मुराद है कि कौन से एक्सपेंडिचर मतलब ज़कात कहाँ से ली जाए और आप इसको खर्च कहाँ किया जाए। तो इसमें हम मुसाफ़े ज़कात में देखते हैं कि वो कौन-कौन से हेड्स हैं जहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स क्योंकि टैक्स भी इस्लामिक ममालिक में टैक्स भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे इस लेक्चर में कि ज़कात में और टैक्स में क्या फ़र्क है। इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात और लास्ट में हम देखेंगे कि ज़कात क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग जिन्होंने अभी मेरे इस चैनल को जॉइन किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक है जो मुश्किल लगता है वो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वे में और बहुत इजी वे में आपको पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में जितनी भी फील्ड है मैक्रो, माइक्रो, डेवलपमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो आप मुझसे कमेंट में आप मुझे वो क्वेश्चन लिख सकते हैं या वो कोई थ्योरी पढ़ना चाहते हैं लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वही आपको वो थ्योरी आपको समझाऊँगी। चलिए हम देखते हैं कि ज़कात है क्या और इसके बारे में सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्लिगेशन टू पे क्या ऑब्लिगेशन है इसके बारे में? क्या फ़राइज़ हैं जिसकी वज़ह से हमें पे करना चाहिए? कुरान मजीद में है कि वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वराकुल माराकिन के and establish the prayer and give the zakah and bow with those who bow के और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुको। इसका मतलब ये है कि नमाज के साथ ज़कात को भी एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। जैसे कि हमें पता है कि 5 स्तून हैं। 5 स्तून में हम कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है? ये पिलर ऑफ द इस्लाम है। तो इन पिलर्स के बारे में कुरान मजीद में भी डिटेल में बताया कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब ज़कात के बारे में देखा जाए तो 32 टाइम इन कुरान 32 वर्सेस में अल्लाह ताला ने 32 बार ज़कात के बारे में हुक्म दिया है कुरान में कि ज़कात अदा की जाए और ये नमाज के साथ अब ज़्यादातर देखेंगे तो आपको ये नमाज के साथ वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़काता ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मीनिंग ऑफ ज़कात अब ज़कात का मीनिंग क्या होता है? लिटरली मीनिंग होता है इसका प्यूरिफिकेशन करना, प्योर कर देना, ठीक है? इंक्रीज करना, ग्रो करना और इसके बाद इसके अलावा इसे हम इनलार्जमेंट, ठीक है? इनलार्जमेंट भी इसी का मतलब है। Muslim believes that paying the zakat purifies, increase and blesses the remainder of their wealth. कि मुसलमानों का ये यकीन है कि अगर हम अपनी दौलत में से ज़कात निकालेंगे या ज़कात देंगे तो इससे हमारी दौलत प्योर हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ग्रो होगी। तो इसलिए हम ज़कात देते हैं और ज़कात पे ये यकीन रखते हैं। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हदीस है सही मुस्लिम की 2290 इसका नंबर है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भी सोने और चांदी का मालिक इनमें से या इनकी कीमत में से इसका हक अदा ना करे, हक अदा ना करे मतलब ज़कात ना दे तो जब क़यामत का दिन होगा तो इसके लिए आग की तख्तियां बना दी जाएंगी और इन्हें जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा और फिर इनसे इनके पहलू, इनकी पेशानियां, उनके पुष्ट को दागा जाएगा और जब वो तख्तियां फिर से आग में जाएँगी और इन्हें फिर से इनके लिए वापस लाया जाएगा और इस दिन जिस मकदार यानी 50,000 साल है, वो एक दिन की जो एक तादाद है वो 50,000 साल के बराबर होगी। ये मुसलसल अमल होता रहेगा हत्ता कि बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा और फिर वो जन्नत या दोज़ख की तरफ अपना रास्ता देख लेंगे। यानी ज़कात हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ज़कात के क्या फ़ायदे हैं, क्यों अहम की गई इस्लाम में, तो वो हम अभी आगे नेक्स्ट इसको देखते हैं। कंडीशन फॉर ज़कात ज़कात के क्या कंडीशंस हैं, क्यों ज़कात और किन-किन लोगों पे फ़र्ज़ की गई है। मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ की गई है, यानी गैर मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ज़कात है। डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ वेल्थ लगाई गई, ये नहीं कि ज़कात आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक डिस्क्राइब की गई है अमाउंट वेल्थ की, उसके ऊपर ज़कात है। तो हम वो देखते हैं कि वो क्या दौलत का कितना हिस्सा है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ करते हैं। फिर उसके बाद है वेल्थ शुड बी सरप्लस, ये ना हो कि इंसान के हालात बहुत तंग हैं और उसके पास जो पैसा है
वो अपने वो खर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा है, नहीं। वो जो डिस्क्राइब अमाउंट है वो आपकी सरप्लस भी होनी चाहिए, वो आपके पास 1 साल तक पड़ी हुई है और वो सरप्लस है। सरप्लस मतलब आपकी ज़रूरियात से ज़ायद है, तो उसके ऊपर भी ज़कात नाफ़िज़ होगी। पर्सन फ्री फ्रॉम डेट, इसके लिए ज़रूरी है जो ज़कात दे उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कर्जा ना हो, ठीक है? वो कर्जे से फ्री होना चाहिए। डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ द वेल्थ होल्ड फॉर अ ईयर, कि अब ये ना हो कि वो जो आपके पास वेल्थ आई है, जो हम अभी अमाउंट देखेंगे कि वो कितनी अमाउंट पे होती है, अगर उतनी अमाउंट अब आपके पास है, इसका मतलब नहीं फौरन आपके ऊपर फर्ज हो चुकी है ज़कात, नहीं। तब तक फर्ज नहीं होगी जब तक वो अमाउंट जो एक स्पेसिफाइड की गई है इस्लाम में, वो हम आगे भी पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो 1 साल तक आपके पास है, तो आपके ऊपर ज़कात होगी। तो वो ज़कात आप पे फ़र्ज़ कर दी जाएगी। पर्सन शुड बी सेम, वो इंसान ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक हो, जिसके पास वो सारे पैसे हैं, या फिर उसके पास सोना-चांदी जितनी अमाउंट में है, तो उसके ऊपर फ़र्ज़ होगी। और इसके अलावा पर्सन शुड बी एडल्ट, वो इंसान बालिग भी होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ज़कात, ज़कात के ऑर्डर कब थे? 2 हिजरी को ज़कात का ऑर्डर दिया गया कि ज़कात हम पे फ़र्ज़ की गई है। हर वो बंदा जो साबे इस्तात होगा, मुसलमान साबे इस्तात होगा, उसको ये ज़कात अदा करनी पड़ेगी। निसाब क्या है भई? निसाब में हम देखते हैं कि ज़कात किन-किन चीज़ों पे होती है। एनिमल्स पे होती है, यानी जानवरों पे होती है, गोल्ड एंड सिल्वर सोना-चांदी पे होती है, ट्रेड गुड तजारती चीज़ों पे भी होती है, कैश अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी ज़कात होगी, माइन्स एंड ट्रेयर्स यानी आपके कोई पैसा या कोई आपको माइन्स या फिर अचानक से कोई खज़ाना आपके हाथ लगता है, तो उसके ऊपर भी ज़कात होगी। निसाब क्या है? सबसे पहले अगर हम जानवरों की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, जिसपे कैमल, काउस, गोट। अब यहाँ पे काऊ, गोट की बात है, तो काउस के साथ इसमें हमने ऑक्स और इसके अलावा जितने बफेलो वगैरह भी आएंगे, मतलब ये नहीं कि गाय सिर्फ, गाय के अलावा भैंस और इसके अलावा जो बैल वगैरह वो भी इसी में शामिल होंगे। इस तरह गोट में भेड़े वगैरह भी शामिल होंगी। तो ये वो जानवर हैं जिनके ऊपर ज़कात होगी। ठीक है, गोट का मतलब ये नहीं सिर्फ बकरियों पे होगी, नहीं, ये भेड़ भी हैं, दुम्बे भी हैं, उन पे भी इसी तरह से नाफिज की जाएगी। अब निसाब क्या है इसका? 5 कैमल पे 1 साल की गोट, या 1 साल की गोट है या 1 साल की बकरी है, वो ज़कात के तौर पे दी जाएगी। अब ये बकरी दे दें, आप बकरी जो 1 साल की बकरी है और उसकी करंट वैल्यू क्या है, उस लिहाज से आप पैसे दे सकते हैं, ठीक है? गोट दे सकते हैं। तो यानी 1 साल की गोट के जितना आपने ज़कात निकालनी है 5 कैमल पे। 30 काऊ अगर किसी के पास है तो उसपे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और उसके लिए 1 बछड़ा उसने ज़कात के तौर पे देना है। अब वो 1 बछड़ा है, ये अब डिपेंड करता है उसे पैसे के तौर पे देने हैं या वो 1 बछड़ा ही ज़कात में किसी को दे रहे हैं। अगर 40 गाय, अब देखिए गाय में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ गाय नहीं है, यहाँ पे भैंस बैल वगैरह भी इसमें शामिल है। अगर आपके पास 40 गाय है तो 2 साल का एक बछड़ा ज़कात के लिए जाएगा, ठीक है? या उसकी मालियत के बराबर 2 साल का एक बछड़ा है, उसकी कितनी प्राइस है, कितनी मालियत का है, तो उसके बराबर आपकी ज़कात फर्ज की जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ-साथ कमेंट में भी बताते जाएँ कि अगर आपको कोई टॉपिक है वो मुश्किल लगता है तो वो आपको मैं पढ़ाती रहूँगी। नेक्स्ट है हमारा निसाब है गोल्ड एंड सिल्वर पे। गोल्ड एंड सिल्वर में है कि ज़कात इज़ पेएबल 2.5% ऑफ द वेल्थ। कोई भी पैसा है उस पे 2.5 के लिहाज से ज़कात फ़र्ज़ कर दी जाती है। अगर तो आपके पास सोना है वो 7.5 तोले और चांदी 52.5 तोले चांदी है तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ होगी और इसकी शरह क्या है 2.5%, यानी इसकी मालियत का 2.5% आपने ज़कात में देना है। इस तरह से अगर हम कैश की बात करते हैं, कैश में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कॉइन, पेपर, करेंसी और ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ जो आपके पास पड़े हुए हैं, प्राइस बॉन्ड, ये अगर ये सब चीज़ें हैं, तो वो आपकी कैश में इंक्लूड की जाएँगी और इस पे भी जो निसाब है ज़कात का वो 2.5% के लिहाज से है। अब हमें क्या पता चलेगा कि कैश कितना है? अगर आपका कैश 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर है, तो आप 2.5% के लिहाज पे फ़र्ज़ हो जाएगी।
निसाब एंड द रेट ऑफ ज़कात ऑन माइन एंड ट्रेयर्स। आपके पास कोई खजाना या फिर कोई माइन है, कोई काम को नहीं कहा अचानक से अल्लाह की दी हुई जमीन में से कुछ मिल जाता है, तो उसमें आपके लिए क्या है कि 1/5 टोटल यील्ड, कि आपकी पूरी पैदावार में से 5वां हिस्सा है वो आपने ज़कात के लिए दे देना है। ठीक है, आपने फिर उसकी ज़कात देनी है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द ज़कात रेट ऑन द माइन इज 1/5 ऑफ द टोटल यील्ड। और ये रिवायत की गई है हजरत अबू हुरैरा ने, और उनके मुताबिक कोई माइन या ट्रेयर्स अचानक से आता है तो उसका 1/5वां हिस्सा ज़कात के लिए जाएगा। तो किन लोगों को जाएगी जो ज़कात है, वो किन किन को दी जाएगी? पुअर, ठीक है, जिसको फुकरा कहा जाता है। फुकरा मतलब यानी फुकरा में वो लोग आ जाते हैं जो कि किसी से रो के नहीं मांग रहे होते हैं, उनको जरूरत होती है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, डिसेबल है, यतीम है, बेवा, बूढ़े, अनएम्प्लॉयड, इसके अलावा विक्टिम ऑफ द कैलेमिटी है, ज़ल्ज़ला आ गया है या ऐसा कुछ मसला हो गया है, तो वो सब लोग हकदार हैं कि उनको ज़कात दी जाए। नेक्स्ट लोग है वो है अल मसाकीन यानी द नीडी। ये वो लोग होते हैं जो कि कमा तो रहे होते हैं, कमाई का उनका जरिया भी होता है, लेकिन वो इतना नहीं कमा सकते कि वो अपनी जिंदगी को सस्टेन कर सकें, तो उन लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। ज़कात एडमिनिस्ट्रेटर यानी वो लोग जो कि ज़कात डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करते हैं, ज़कात को इकट्ठा करते हैं, उन हमें और उनकी सैलरीज के तौर पे उनको पे किया जा सकता है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ द हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो इस्लाम से फिर रहे हैं, उनको ज़कात के जरिए से उनकी रिकॉन्सिलेशन करके उन्हें उन्हें इस्लाम की तरफ वापस लाया जाए, तो उन लोगों के लिए भी ज़कात है। या slaves and captives, ज़कात गुलामों को भी दी जाती है, या वो जो कैदी हैं, मुस्लिम कैदी, मुस्लिम गुलाम, उनको ज़कात दी जाती है। द डेप्टर, एक इंसान है उसके ऊपर कर्जा है, तो ज़कात उसको भी दी जाए ताकि वो कर्जे से जान छुड़वा ले। इस करें कि बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ लोग हैं वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से किसी वजह से उन्हें कर्जा लेना पड़ा, लेकिन कर्जा वो वापस नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी वजह है, तो उसमें क्या होगा, वो लोग उनकी ज़कात उनको दी जाती है ताकि वो अपने कर्जे से जान छुड़वा सकें, तो इन लोगों को गारिमीन का नाम दिया गया है। सातवां मुसारिफ वो है इन द वे ऑफ अल्लाह या फी सबीलिल्लाह। अगर कोई इंसान फी सबीलिल्लाह मतलब इंसान है या कोई एजेंसी या कोई भी लोग हैं या कोई अदारा, कोई मदरसा है जो कि अल्लाह ताला की राह में अपने काम कर रहा है, अपनी इस्लाम को प्रमोट कर रहा है, इस्लाम का नफाज कर रहा है, तो उन लोगों को भी ज़कात दी जाए। जो 8वां मुसारिफ है द वेफेरर, यानी वो लोग जो अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब अच्छे उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो सफ़र के दौरान में उन्हें किसी भी वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। इन्हें इब्न सबील भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास थे 8 मुसारफ यानी ज़कात के पैसे इन लोगों को दिए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। टैक्स और ज़कात में क्या फ़र्क है? सबसे पहले है रिलीजियस ऑब्लिगेशन। जो ज़कात है वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, जबकि टैक्स हमारी इकोनॉमिक नीड है। ये स्टेट की तरफ से लागू किया जाता है और ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है हमारा ज़कात। ओनली मुस्लिम, ज़कात सिर्फ मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, जब टैक्स दोनों पे लगाया जाता है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के ऊपर। फिक्स बाय होली कुरान एंड द सुन्ना। जो ज़कात है वो अल्लाह ताला की तरफ ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से और सुन्नत में हमें बता दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि कितनी अमाउंट में ज़कात दी जाएगी, जबकि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। हेड ऑफ एक्सपेंडिचर आर फिक्स इन ज़कात। ज़कात में हेड ऑफ एक्सपेंडिचर फिक्स है कि इन लोगों से ज़कात ली जाएगी, ठीक है, और किन पे खर्च की जाएगी, ठीक है, किन पे खर्च की जाएगी वो भी फिक्स कर दिया गया है। लेकिन टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स जो होता है वो जो और लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं होता। टैक्स से लिया गया पैसा अमीरों के लिए भी खर्च किया जाता है, गरीबों के लिए भी खर्च किया जाता है। लेकिन ज़कात में बताया जाता है कि वो 8 किस्म के लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात खर्च की जाएगी। ज़कात कलेक्ट फ्रॉम द रिच एंड एक्सपेंड इट ऑन द पुअर। ज़कात के लिए क्या होता है कि ज़कात कलेक्ट की जाती है अमीरों से और गरीबों के ऊपर खर्च कर दी जाती है।
लेकिन ऐसा होता है टैक्स में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो दोनों के लिए होता है। वो अमीरों के लिए भी वो चीज बना दी जाती है और गरीबों को भी दिया जाता है। लेकिन ज़कात अमीरों से पैसा लिया जाता है और गरीबों में दिया जाता है, ताकि वो जो एक इनकम इनक्वालिटी वाला मसला भी यहाँ पे खत्म हो जाए। इम्पोर्टेंस क्या है? अब ज़कात के हम इम्पोर्टेंस करते हैं कि क्यों ये ज़कात नाफ़िज़ की जाती है, इसका मकसद क्या है? तो सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है कि अमीर से अमीर तर ना होता जाए, गरीब गरीब तर ना होता जाए और पैसों की अक्युमुलेशन ना हो, पैसों को दबा के ना रखा जाए। तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है, यानी ज़कात देने से मुल्क में पैसे की सर्कुलेशन होती जाती है, पैसे मुख्तलिफ हाथों तक पहुंचा जाता है, मुख्तलिफ हाथों तक पहुंचे जाते हैं, मुख्तलिफ हाथों तक पहुंच जाते हैं। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी अब ज़कात ऐसा रूल इस्लाम में है कि ज़कात अमीरों पे लागू की जाती है, उनसे पैसे लेके गरीबों को दिया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिल्कुल एक एक इंसाफ पे मबनी होती है। इंसाफ किया जाता है कि कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना हो, तो इसलिए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। नेशनल असिस्टेंस होती है, गवर्नमेंट के को मदद हासिल हो जाती है, क्योंकि लोग अब गवर्नमेंट सबको पैसा नहीं दे सकती है या फिर टैक्स लागू नहीं कर सकती, तो ज़कात क्योंकि एक फर्ज है दुनिया में और इसका जवाब आखिरत में भी देना पड़ेगा, तो लोग इसी इसी चीज से, अल्लाह के इसी डर की वजह से और दूसरों की मदद करते हैं, जिसमें कौम का भी फायदा होता है। और रेमेडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेमेडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं की वजह से भी उनको तकलीफ होती है, तो ज़कात की वजह से कुछ लोग होते हैं वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं ज़कात के पैसे से। रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ज़कात की वजह से रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होती है, गुर्बत का खात्मा होता है, क्योंकि अमीर गरीबों को पैसे देते हैं और उन पैसों से उनका भला होता है, वो कोई ना कोई काम करते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशंस होती हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशंस क्या है कि लोग पैसा अपना छुपा के रखे होते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि हम किस तरह इसको खर्च करेंगे, क्या करें। पैसा उनके पास अकोमुलेट हुआ होता है, जब ज़कात के ज़रिए से वो लोगों को पैसा देते हैं। अब पैसा देने से क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिक एक्सपेंशंस होती हैं। अमीर लोग गरीब लोगों को पैसा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या खुशहाली आती है। गरीब लोग वो भी काम करना शुरू कर देते हैं या फिर एक दूसरे की मदद कर दी जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टेबल होने की कोशिश करती है। और इसके अलावा वो लोग जो कि काम नहीं कर पा रहे होते, ज़कात के पैसे से काम शुरू कर लेते हैं, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सपेंशन होती है। वो कंट्री जहाँ पे ये ज़कात का रूल लागू किया जाता है, खुशहाल इकोनॉमी का भी तस्वर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट एंड लिसनर। चाहती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों को आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मर्जी से इसको किसी भी कारोबार में आप इसे इन्वेस्ट कर दें और जो मेरे शेयर्स बनेंगे वो मुझे अपने वापस कर दें। तो ये दो टाइप्स होती हैं मुदारबा में। एक में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है रब्बुल माल की तरफ से, स्पेसिफाई कर दिया जाता है काम, बिजनेस और जगह को, और अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि फुल फ्रीडम दे दी जाती है मुदारिब को। मुदारिब वो इंसान है जो कि स्किल्स यूज कर रहा है, आपको मैंने पहले इसमें एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है रूल्स। चलें भाई, अब इसके रूल्स क्या है। पहला रूल क्या है, अबिड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन, कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा मुदारबा का, दोनों पार्टीज रब्बुल माल और मुदारिब दोनों को क्या होना चाहिए कि वो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसकी पाबंदी करेंगे। दूसरा, कैपिटल एज अ ट्रस्ट। कैपिटल एज अ ट्रस्ट के से मुराद ये है कि जब काम स्टार्ट किया जाता है तो वो पैसा रब्बुल माल मुदारिब को देता है, तो वो पैसा एज अ ट्रस्ट उसने अपने पास रखना है जब तक उसको अपने काम पे नहीं लगाता। अगर कारोबार स्टार्ट नहीं किया उसने अभी तक, तो रब्बुल माल अपने डिमांड करके वो पैसा वापस भी ले सकता है, यानी कैपिटल एज अ ट्रस्ट रखा जाएगा। फिर इसके बाद मुदारिब एज अ एजेंट ऑफ द रब्बुल माल। मुदारिब जब जब काम स्टार्ट करते हैं तो वो एज अ एजेंट काम करना शुरू कर देता है, यानी रब्बुल माल ने पैसे दिए, अब बाकी जो उसने काम करना है वो मुदारिब ने खुद काम करना है और उसको एज अ एजेंट रहेगा रब्बुल माल का, उसके बिहाफ पे काम करेगा। एग्रीमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला रूल ये है कि जब भी बिजनेस ये मुतालबा का स्टार्ट किया जाए तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट।
तो आपने एक एग्रीमेंट करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको बाकायदा तौर पे उसको रिटन फॉर्म में, आपने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में उसको लेके आना है और उस वक्त फिर ये मुदारबा स्टार्ट किया जाएगा, वो कारोबार स्टार्ट किया जाएगा जिस पे आपने जो भी आपने काम करना है। तो फिर उसके बाद प्रॉफिट विल बी एट अ फिक्स रेशो। जो प्रॉफिट होगा वो आप इन दोनों के दरमियान में होगा, क्योंकि पैसा जो दे रहा है और स्किल्स यूज कर रहा है, इन दोनों के दरमियान में प्रॉफिट एक फिक्स रेशो के साथ पहले ही डिफाइन कर दिया जाएगा कि इतना पैसा है और इतनी मैं मेहनत लगा रहा हूँ, तो इस रेशो में जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमारे आपस में इस तरह से हम इसको शेयर करेंगे। ठीक है। और अगर जो अब यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है, अगर जो मुदारिब है वो उस पे अमल नहीं कर रहा, रब्बुल माल के साथ वो कहता है कि प्रॉफिट के रेशो पे मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा, तो रब्बुल माल उसको एज एज एम्प्लॉय भी हायर कर सकता है, यानी उसको पर मंथ भी पैसे दे सकता है। जो प्रॉफिट आएगा वो सारा इसके पास, रब्बुल माल के पास होगा, और उसके बाद वो उसे पर मंथ भी उसको दे सकता है। लेकिन ये सब चीजें जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से बता दी जाएंगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट में हमें पहले बता दिया जाएगा। और स्टार्टअप बिजनेस अभी ना कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बाद में वो रब्बुल माल कह रहा है कि मैं आपको पर मंथ पैसे दूंगा, प्रॉफिट में शेयर नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें डिफाइन कर ली जाएंगी एग्रीमेंट के तौर पे। ठीक है, और प्रॉफिट को फिक्स कर दिया जाएगा। इसके बाद कितने पीरियड के लिए मुदारबा किया जाता है? मुदारबा दरअसल एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, एक एक अच्छी चीज है, क्योंकि इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है। इंटरेस्ट से किया गया, सूद से किया गया काम हमारे इस्लाम में हराम किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जब मुदारबा आपने करना है, मुदारबा यानी मुदारबे का अब हमने स्टार्ट किया है, काम स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें हमें देखना है कि कितने पीरियड के लिए हम लोग मुदारबा करेंगे। टर्मिनेट एट द विल। जब ये एक विल के थ्रू यानी बातचीत के जरिए रब्बुल माल और मुदारिब आपस में बैठ के अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिफोर द टाइम। यानी उन्होंने टाइम रखा था कि हम 5 साल तक अपना कारोबार मिलके करेंगे, लेकिन अगर वो उनमें नहीं बन रही या कुछ भी क्राइसिस आ रहे हैं, कोई भी मसला है, तो वो दोनों टर्मिनेट करेंगे विल पे, यानी एक दूसरे की रजामंदी करके वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे और अपने शेयर्स जो बचे हुए हैं, ये जिसकी जो लायबिलिटी है वो उसको पूरा कर लेगा। स्पेसिफिक ऑफ द आइडेंटिफाइड पीरियड, यानी मुदारबा बाज दफा होता है कि आपने आइडेंटिफाइड पीरियड तक आपने मुदारबा किया, फर्ज करें कि 2 साल, 3 साल या 4 साल, ये जितना भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है, जैसे वो टाइम पूरा होगा तो मुदारबे का कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, यानी आपने स्पेसिफाइड कर दिया था पीरियड। और हाँ, अगर वो दोनों मुदारिब और रब्बुल माल आगे भी काम करना चाह रहे हैं, तो वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपना दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं, या उसी कॉन्ट्रैक्ट पे रह के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर एक बार उन्हें दोबारा से उन्हें बैठना पड़ेगा, बातचीत होगी, उसके बाद फिर न्यू वो अपना मुदारबा का जो अपना काम है उसको जारी करेंगे। तो टर्मिनेट एट द विल अपनी मर्जी से दोनों बैठ के बातचीत के जरिए से भी टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। एट द डेथ ऑफ द वन पार्टी, जब दोनों पार्टी मुदारिब या रब्बुल माल में से किसी एक बंदे की भी अगर डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर एक से ज्यादा पार्टीज हैं, यानी अब देखें अगर रब्बुल माल 2 या 3 थे और एक स्किल प्रोवाइडर था, मुदारिब एक था, तो अगर एक रब्बुल माल की डेथ भी हो जाती है, लेकिन ये कारोबार चलता रहेगा क्योंकि और भी रब्बुल माल थे। लेकिन अगर किसी एक जो स्किल प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि रब्बुल माल तो ज्यादा थे लेकिन स्किल प्रोवाइडर सिर्फ एक था, मुदारिब एक था, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, तो जाहिर सी बात ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं मुदारबा की, उसमें ये सब चीजें डिफाइन होती हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती, क्या वो आगे उसके साथ वाला कोई काम करेगा या कैसे, ये सब चीजें डिफाइन हो जाती है एग्रीमेंट में। लेकिन ये वो पीरियड है जिस पीरियड तक हम काम कर सकते हैं, उस इसके बाद फिर हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। फिर अगर एक से ज्यादा होती पार्टी, तो जाहिर सी बात है फिर इसमें से कोई एक जिंदा रहता है और वो उस कारोबार को आगे लेके जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए, इस्लाम ने कोई भी चीज, आप देखें कोई भी कारोबार है,
वो कोई बेवजह से नहीं होता। हर चीज में कोई वजह, अल्लाह ताला की हिकमत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें नाफिज की हैं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई भलाई होती है। उसमें पहली बात मुदारबा की इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं, हमारे ज़हन में आता है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो तो हराम कर दिया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हराम किया गया, तो अब कहाँ से लोन लें, क्या काम करें, तो ये सारे मसले हैं वो मुदारबा की वजह से हमारे हल हो जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सबसे पहले है कि रेमेडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि मैन हु ब्रिंग अप द 3 गर्ल्स लाइक अ प्रिजनर, कि एक बंदा एक प्रिजनर्स के तौर पे अपनी 3 बेटियों को परवरिश दे रहा है। सो ओ मैन ऑफ अल्लाह एंटर इनटू मुदारबा विद हिम, गिव हिम अ लोन, कि उसके साथ मुदारबा करो। ठीक है, तो ये है कि रेमेडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे पहली बात है, क्योंकि ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एक रब्बुल माल है, वो पैसा दे के किसी को एज अ एम्प्लॉय हायर कर सकता है, अपना एजेंट हायर कर सकता है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा हो जाएगा। दूसरी बात है सर्कुलेशन ऑफ द वेल्थ इन द इकोनॉमी। कुछ लोग हैं जो कि पैसे को दबा के रखते हैं और वो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करें। तो मुदारबा एक बेहतरीन पार्टनरशिप की फॉर्म है जिसमें पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो सकता है। फिर इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस है, नेशनल असिस्टेंट हो जाती है, पूरी कौम की मदद हो जाती है। देखिए अब एक जो गवर्नमेंट है वो किन किन लोगों को देखे, किस तरह से वो उनको जॉब प्रोवाइड करने में बाज़ दफ़ा नाकाम रह जाती है। तो इन सब चीज़ों में मुदारबा एक बेहतरीन एक अमल है, बेहतरीन पार्टनरशिप की एक फॉर्म है। फिर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हो जाती है, गुर्बत का हल नज़र आ जाता है, लोन प्रोवाइड हो जाता है, वो लोन जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है और जिसपे जो बर्डन भी नहीं होता किसी के ऊपर। तो एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होती है मुदारबा की वजह से। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन से क्या मुराद है कि कुछ लोग जैसे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रख लेते हैं, पैसा होता है उनके पास, काम उन्हें पता नहीं चल रहा होता। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास स्किल्स होती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपने कारोबार में एक्सपेंशन ले आएँ या अपने कारोबार को स्टार्ट करें। तो उसके लिए मुदारबा एक बेहतरीन बेहतरीन एक अमल है जिसके ज़रिए से कारोबार होता है और उस कंट्री में, जिस कंट्री में मुदारबा होगा वहाँ उसकी इकोनॉमी एक्सपेंशन करेगी, यानी वो एक्सपैंड होगी। किस तरह से लोग आपस में कारोबार कर रहे होंगे, नई से नई चीज़ें कुछ तजारत कर रहे होंगे, नई से नई प्रोडक्शन, नई से नई इनोवेशन, नोवेलिटी आएगी, तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी उस कंट्री को की वो एक्सपेंशन करेगी। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स। अब मुदारबा में क्या होता है कि जब रेशियो फिक्स कर दी जाती है प्रॉफिट की, तो जो मुदारिब होता है वो अच्छे से अपनी जो स्किल है उसको यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करने के बाद वो प्रॉफिट गेन करेगा और जब वो उसने प्रॉफिट गेन करना है, उसे पता होगा कि मैं अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करूंगा तो ही प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द स्किल्स हो रही होती है मुदारबा में। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों तक भी, क्योंकि ये मैं बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर कंसेप्चुअल आपको पढ़ा रही हूँ और उम्मीद करूंगी इंशाल्लाह इसके बाद ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की तरफ जाऊंगी। इजी टू कॉम्प्लिकेटेड हम इंशाल्लाह जाएंगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा लेक्चर सुना और अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला के बताए हुए तमाम रूल्स पे चलने की तौफीक दे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।